मेरी जनरेशन और मेरे आने वाली बाद की जो जनरेशन होगी वो इस समय प्रधानमंत्री मोदी को भारत का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री के तौर पर देखेगी और ऑलरेडी देखती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इतने ताकतवर होने के बाद भी, इतनी अच्छी खासी लोकसभा में बहुमत होने के बाद भी इतने जोर शोर से हमेशा चुनाव प्रचार क्यों करते हैं? चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या वो लोकसभा चुनाव हो, हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जमीन पर होते हैं और जोरों शोरों से चुनाव का बिगुल बजाते हैं। ऐसा क्यों है? कई लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री को इतने जोर शोर से प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि हर चौराहे पे उनका चेहरा हो, क्योंकि आमतौर पर ज्यादातर चुनाव उनके रास्ते ही जा रहे हैं, खासकर उत्तर भारत में। प्लस लोकसभा में उनके पास ऑलरेडी अच्छी खासी बहुमत है, चाहे वो अपने गठबंधन एनडीए में हो या सिर्फ अपने दम पे हो, तब भी सिंपल मेजॉरिटी जो 272 का मेजॉरिटी मार्क होता है लोकसभा में, वो तो प्रधानमंत्री मोदी के पास है ही, तो चिंता किस बात की? मेरे हिसाब से इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। इनमें से 2-3 कारण ऐसे हैं जो बात करने लायक हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी हैं। पहला कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने खुद एक संकल्प लिया है कि वो एक बड़े नंबर को लोकसभा में क्रॉस करना चाहते हैं। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 400 पार इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो अभी पूरी बहुमत में नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका खुद का व्यक्तित्व में जो एक पार्ट होता है, हर किसी के अंदर कुछ पर्सनल गोल होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है कि कुछ कुछ चीजें मुझे जिंदगी में पानी है, तभी मैं मानूंगा कि मेरा जीवन सफल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक जो भी चुनाव अपने टिकट पे लड़े हैं, वो सारे चुनाव अच्छे बहुमत के साथ जीते हैं लगातार। तो जाहिर सी बात है, जब उनका दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा है तो वो और बड़ी जीत के साथ अपने तीसरे कार्यकाल का शुभारंभ करना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री ने ऐसे पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया है जनता के सामने कि उन्हें पक्का विश्वास है कि भाजपा 370 सीटें जीतेंगी, तो अब सब सारे कार्यकर्ताओं को इसमें लगना ही पड़ेगा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई बात कही है तो उन्हें वो चुनाव के बाद वो बात वापस नहीं लेनी पड़े। तो इसलिए जोरों शोरों से प्रचार करने की और चुनाव लड़ने की जरूरत तो इस बार बहुत ज्यादा है 2019 और 2014 के मुकाबले। फिर आते हैं दूसरे कारण पे। प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पास अब तक लोकसभा में बहुमत तो थी ही, अब राज्यसभा में भी एनडीए गठबंधन जो बहुमत का मार्क है राज्यसभा में 123 सीटें, उसके नजदीक बहुत पहुंच चुका है। समय पहले जब सर्वोच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल के फेवर में अपना निर्णय लिया था और आम आदमी पार्टी को एक अच्छी जीत हासिल हुई थी दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, तब भारतीय जनता पार्टी को जो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पास करना था, उस निर्णय को पलटने के लिए उसे पास करना लोकसभा में तो काफी आसान था, लेकिन अरविंद केजरीवाल हर राज्य में जाके वहां के नेता से बात कर रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे, क्योंकि राज्यसभा में एनडीए के पास मेजॉरिटी मार्क जितने वोट नहीं थे। और अरविंद केजरीवाल अंत तक कोशिश करते रहे। जब एनडीए को बाहर से समर्थन मिल गया दूसरी पार्टियों द्वारा जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल आराम से पास हो गया और अरविंद केजरीवाल को एक और बार हार देखनी पड़ी अपनी। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनावों में बहुत जोर शोर से प्रचार करते हैं कि मेरे नाम पे वोट दीजिए, मोदी की गारंटी पे वोट दीजिए, क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधानसभा के लोग चुनते हैं। मतलब विधानसभा में आपके जितने विधायक हैं उसके दम पे तय होता है कि आप राज्यसभा में कितने लोग चुन सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यूपी में अभी 7 राज्यसभा सांसदों का चुनाव हुआ।
एक राज्यसभा सांसद को जिताने के लिए भाजपा को 40 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर भाजपा के पास 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो भाजपा सिर्फ 2 सांसद राज्यसभा में भेज पाएगी, बाकी के 5 नहीं भेज पाएगी। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव में भी खुल के प्रचार करते हैं, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत मिलने से कानूनों को पास करना और आसान हो जाएगा बिना किसी रुकावट के। और इन विधानसभा सीटों को बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में ज्यादा सांसद भेजने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत के बाद भी छोटे छोटे प्रदेशी स्तर के जो दल होते हैं उनको एनडीए में जोड़ने में लगी रहती है। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल का अपना दल सोनेलाल हो, या फिर वो कोई और छोटा दल हो जैसे कि जयंत चौधरी की आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल जो उत्तर प्रदेश में है। ऐसे छोटे छोटे दल जब एनडीए में जुड़ते जाते हैं तो एक कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो एक एक दल के जुड़ने से जो थोड़ा थोड़ा लाभ एनडीए को मिलता है, उससे प्रधानमंत्री मोदी का काम और ज्यादा आसान ही होता है। इसीलिए इतनी बड़ी बहुमत के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी खुशी खुशी नए नए लोगों को, नए नए चेहरों को एनडीए में जोड़ते जाते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती मिले। लेकिन इस पॉइंट पे उतना विचार करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी पिछले साल के अंत में हुए जो विधानसभा चुनाव थे, उसमें जब 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया तो उससे जाहिर सी बात है उनकी राज्यसभा में पोजीशन और मजबूत होगी, क्योंकि अब उनके विधानसभा में ज्यादा विधायक हैं, तभी वो सरकार में हैं। तो उन ज्यादा विधायकों की वजह से राज्यसभा के सांसदों में संख्या बढ़ेगी, उससे भारतीय जनता पार्टी अब बहुमत के बहुत नजदीक है एनडीए को लेकर। लेकिन इन सब से भी हट के मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी एनडीए को 400 पार करवाना चाहती हैं और खुद भी 370 से ऊपर लाना चाहती हैं लोकसभा में, वो इस वजह से है ताकि वो संविधान में आराम से संशोधन कर सके। मैं ये इस नजरिए से नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी अगर उसे इतना बहुमत मिल गया तो, लेकिन जो एक उनका एजेंडा है कि उन्हें अपनी विचारधारा के हिसाब से संविधान को थोड़ा तो चलाना है, ये हर पार्टी चाहती है। अगर इंदिरा गांधी चाहती थी कि संविधान के पहले पन्ने में सेक्युलर शब्द होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की बात होनी चाहिए और समाजवाद की बात होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी जिनकी इतनी कट्टर विचारधारा है, वो क्यों नहीं चाहेंगे कि उनकी विचारधारा के मुताबिक संविधान थोड़ा बहुत चले या फिर संविधान की छवि में कुछ तो झलके जिससे लगे कि ये एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे चलने वाला संविधान है। उसके लिए भी आप कहेंगे कि संविधान संशोधन तो भारतीय जनता पार्टी करती रहती है क्योंकि उनके पास लोकसभा में बहुमत है ही, राज्यसभा में भी जब समय आता है वो निकाल ही लेते हैं, तो आराम से अमेंडमेंट तो हो ही जाता है जिसे हिंदी में संशोधन कहा जाता है। तो इस बात पे क्यों प्रधानमंत्री मोदी विचार करेंगे? क्योंकि भारत का जो संविधान है उसमें 3 तरीके हैं संशोधन करने के। 3 तरीके सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप एक ही चीज को 3 तरीकों से बदल सकते हैं संविधान में, बल्कि वो चीज कितनी महत्वपूर्ण है या फिर वो चीज संविधान के जो कोर आइडियाज हैं उनसे कितनी जुड़ी हुई है, उसके आधार पर तय होता है कि कौन से तरीके से ये चीज बदली जा सकती है या कौन सी प्रक्रिया से ये चीज बदली जाएगी। जो पहला तरीका और सबसे आसान तरीका होता है संविधान में कुछ बदलाव करने का, वो होता है सिंपल मेजॉरिटी का। मतलब जितने भी लोग लोकसभा में बैठ रहे हैं, जितने भी लोग राज्यसभा में बैठ रहे हैं, उसका 50% प्लस 1 सिंपल मेजॉरिटी, 50% प्लस 1, यानी कि इस समय 545 में 272 होगा बहुमत का मार्क, जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले चुनाव में भी कहा था 272 प्लस। उससे वो आराम से कुछ ऐसे बदलाव कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक नया राज्य खड़ा करना है, बहुत ही आम सा संशोधन है। इससे संविधान का जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई असर ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन इसके बाद जो संशोधन आते हैं वहां पे
बहुत दिक्कत आ सकती है बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी को अभी भी, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल मेजॉरिटी की बात की गई है। ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, इसकी गणित समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है इसको आराम से समझना। भारत के संविधान के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं संविधान की जो स्पेशल मेजॉरिटी से बदली जा सकती हैं। इसका मतलब है कि जो भी पार्टी किसी भी चीज़ को बदलना चाहती है, संविधान के किसी भी हिस्से को, उसे एक सिंपल मेजॉरिटी तो चाहिए ही होगी, यानी 50% प्लस 1, क्योंकि 51% मेजॉरिटी होगा 100 में से। उसके बाद एक स्पेशल मेजॉरिटी, जितने भी लोग उस दिन सदन में बैठे हैं और वोट डाल रहे हैं, उनकी 2/3 की बहुमत सत्ताधारी दल को चाहिए होगी, ताकि वो संविधान संशोधन आगे बढ़ा सके अगले सदन में। मान लीजिए 543 सीटों में जो सिंपल मेजॉरिटी है वो है 272 की, 272 की। उसके बाद उसकी स्पेशल मेजॉरिटी जो बनेगी वो बनेगी लगभग 363 सीट्स की, 60, 61, 62, 63, 363 सीटों की का बहुमत चाहिए होगा स्पेशल मेजॉरिटी से संविधान के कोई हिस्से को बदलने के लिए या संविधान से हमेशा के लिए गायब करने के लिए। यहाँ पे ये इसलिए अलग है क्योंकि 2/3 बहुमत हमें टोटल मेंबरशिप की नहीं चाहिए, हमें 2/3 बहुमत चाहिए उतनी मेंबरशिप की जो उस दिन सदन में मौजूद हैं और जो वोट डाल रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा ट्रिकी होगा एक बार में दिमाग में घुसने के लिए, तो एक बार फिर इस पर बात करेंगे जब हम लोग तीसरे तरीके की बात करेंगे कि कैसे आप संविधान में कुछ बदल सकते हैं। ये है स्पेशल मेजॉरिटी एंड रैटिफिकेशन बाय हाफ द स्टेट असेंबलीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, जिसमें सत्ताधारी दल के पास सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, यानी 50% प्लस 1 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके बाद उनके पास स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत होना चाहिए 2/3 लोगों का जो उस दिन वहां पे मौजूद होंगे और जो वोट डालेंगे। उसके ऊपर जितनी भी विधानसभा हैं इस देश में, उनमें से आधी कम से कम उस पे अपनी मंजूरी देंगे, तभी वो संशोधन संविधान में होगा। देश में इस समय 28 विधानसभा हैं राज्यों में। 28 में से 14 विधानसभाओं में इसको सिंपल मेजॉरिटी 50% प्लस 1 की मेजॉरिटी से विधायकों को पास करना पड़ेगा, तब ये संशोधन संविधान का हिस्सा बनेगा या संविधान के किसी हिस्से को गायब करेगा। ये सबसे डिफिकल्ट तरीका है हमारे संविधान में बदलाव लाने का, और बहुत कम लोग ही हैं भारतीय राजनीति में जो इसे अचीव कर पाए हैं। अभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत देखते हुए ये बात तो साफ है कि जहां तक विधानसभा से किसी भी संशोधन को समर्थन दिलवाने की बात है, वो तो भारतीय जनता पार्टी आराम से कर लेगी। इतने सारे राज्यों में उसकी सरकार है और बहुत सारे राज्यों में वो नंबर 2 पार्टी है। लेकिन जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला मुद्दा है उस पर एक बार वापस लौटते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा गया है कि सिर्फ स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होगी, स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होगी। और सिंपल मेजॉरिटी का नंबर हमेशा सेम रहेगा अभी के लोकसभा को देख के, जो है 272। तो अगर 300 लोग वोट डाल रहे हैं मान लीजिए एक दिन पे, तो 300 का 2/3 होता है 200। तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी सरकार के पास है, लेकिन क्या सरकार के पास सिंपल मेजॉरिटी है 272 सीटों की? नहीं, क्योंकि सिर्फ 200 लोग ही तो समर्थन कर रहे हैं। हमें 272 लोगों की जरूरत है। हमें दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है। हमें सिंपल मेजॉरिटी 272 भी चाहिए और हमें विशेष मेजॉरिटी 2/3 सीटों की बहुमत भी चाहिए, यानी 200 सीटों की भी। तो इन दोनों को कंबाइन करके जो नंबर बनता है, हमें वो नंबर चाहिए, तब जाके हम एक बड़ा संशोधन संविधान के किसी हिस्से में कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एनडीए गठबंधन में लोकसभा में क्या इतनी बहुमत हासिल हो सकती है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है इस वक्त तो नहीं, क्योंकि आखिरी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 353 सीट्स जीती थी, यानी कि 350 फिर 50 51 52 53, ओके 353। मैं हिंदी का शब्द भूल गया हूं 53 के लिए, तो मैं 353 बोलूंगा। 353 सीटें आखिरी बार एनडीए गठबंधन ने जीती थी कुल मिलाकर। और जो विशेष
बहुमत है उसके लिए आपको जो सिंपल मेजॉरिटी 272 के अलावा अलग से जो मेजॉरिटी चाहिए होगी 543 सांसदों में, वो है 363 सीट्स की। 363 सीटें चाहिए होंगी, यानी 363 सांसदों का वोट इस समय चाहिए होगा। अगर हम ये मान के चलें कि लोकसभा में उस दिन सारे सांसद मौजूद हैं और सब वोट डाल रहे हैं, उस व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी को 363 वोट चाहिए, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे मुश्किल तरीका है संविधान संशोधन करने का, उसकी प्रक्रिया को समाप्त कर सके और एक बड़ा संशोधन संविधान में ला सके। उसके बाद जहां तक विधानसभा की बात है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को 14 विधानसभाओं में बहुमत चाहिए होगा, ताकि इस संशोधन को मंजूरी मिले और ये संविधान का हिस्सा बने। यही है सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे मुताबिक, जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी इतना बहुमत लोकसभा में चाहते हैं अपने तीसरे कार्यकाल में कि 400 पार कर जाए एनडीए, क्योंकि राजीव गांधी का रिकॉर्ड तो तोड़ना ही है। साथ में मान लीजिए अगर बीजू जनता दल और वाईएसआरसीपी जो अन्य दल हैं वो आ भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, फिर भी अगर वो संशोधन में अपनी हामी नहीं भरते हैं तो वो आराम से वोट नहीं डालेंगे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर और साथ में जो उनके कुछ हमेशा से साथ जाने वाले गठबंधन के साथी हैं उन पे निर्भर होकर ये संशोधन पास करना अगर चाहती है तो उसे 363 सीटों की बहुमत चाहिए हो। और मेरा विचार तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में ये संशोधन है, इस वजह से वो अब की बार 400 पार के नारे को इतना बुलंद कर रहे हैं।